गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? भारत माता की। चलिए, तो स्टार्ट करें। जो कल पढ़ा था एक बार फिर देखना है हमको। कुछ डाउट्स हैं उसमें? हाँ, घर में रिवीजन किया नहीं होगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ना वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना। चलिए, तो आपने देखा था राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले देखा था हमने राष्ट्रीय आय कि जन्मदाता किसे कहा जाता है? स- हैं? वाह बेटा, हर चीज के जन्मदाता एडम स्मिथ नहीं हो जाते। ठीक है। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। कल यही बताया था कि साइमन कुजनेट्स का योगदान अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लॉज हैं इनके जो हमको आगे भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो साइमन कुजनेट्स का एक और हमने वक्र देखा था, कौन सा? समानता असमानता का वक्र देखा था। किसका असमानता? आय में और संसाधनों में असमानता के लिए हमने एक वक्र देखा था, साइमन कुजनेट्स वक्र कहा जाता है जिसे। ठीक है, उसको भी पढ़ना है, मैं आगे जाकर के डिटेल में देखेंगे उसको भी। चलिए, सबसे पहले भी यहां देखते हैं कि भैया भारत में सबसे पहले कौन गणना करने वाला है राष्ट्रीय आय की? दादा भाई नौरोजी। कौन सी बुक है इनकी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद में आजादी के पहले आधिकारिक प्रयास किसने किया सबसे पहले? वाणिज्यिक मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, किसके अधीन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। ठीक। इसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा? 1 अप्रैल से। कौन सी कमेटी बताई थी जिस कमेटी ने वित्त वर्ष परिवर्तित करने की बात की है? शंकराचार्य। वेरी गुड। ठीक है, कौन सी कब करने की बात की है इन्होंने? 1 जनवरी से। हाँ, 31 दिसंबर के इन्होंने करने की बात करी है कि वित्त वर्ष अब परिवर्तित होना चाहिए। इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी कि वर्तमान पे क्यों लागू नहीं किया गया है, इन फ्यूचर लागू किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद हमने देखा कि आजादी के बाद सबसे पहले एक कमेटी बनेगी जो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली है। वो कौन सी है आपकी? राष्ट्रीय आय कमेटी, है ना, जिसको हम नेशनल इनकम कमेटी कहते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? पीसी महानलोबिस। भारत में आपके सांख्यिकी के जनक कौन माने जाते हैं? पीसी महानलोबिस। ठीक है, इसके अलावा 2 मेंबर थे इनके, गाडगिल और वी के राव। 2 व्यक्तियों इसमें मेंबर थे और तीसरे अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानलोबिस। सबसे पहले गणना इन्होंने की। कब गठन किया गया था इसका? 1949 में। इसके बाद में हम देखते हैं एक और संगठन बनने वाला, इसका नाम है सीएसओ। ठीक है, अच्छा, सीएसओ 1951 में बनता है, मई 1951 में। और 2019 तक राष्ट्रीय आय और जीडीपी वगैरह का कैलकुलेशन कौन कर रहा था? सीएसओ। अब 2019 के बाद से किसने कैलकुलेशन? वेरी गुड, एनएसओ। कल मैंने बताया था आपको, एनएसओ के अधीन ही क्या थे? एनएसएसओ और आपका सीएसओ। अब दोनों को समाप्त कर दिया गया, बस एक संस्थान बचा है, कौन सा? एनएसओ। तो वर्तमान पर गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की 2 लागतें कल हमने पढ़ी थी। पहली है साधन लागत। कल कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था भैया शायद, साधन लागत और आप लागतों और कीमतों को क्या कर रहे थे? मिक्स कर रहे थे थोड़ा सा। तो कीमतें अलग हैं, लागतें अलग हैं। लागत इन द सेंस जो मार्केट देखा जाए एक प्रकार से, जो वस्तु बनी और कितने में बिकी उस पर बात कर रहे थे हम। इसमें 2 प्राइस लिया था हमने। एक बनने वाला प्राइस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरी हमने कौन सी देखी थी? होलसेल प्राइस यानी होलसेल कॉस्ट जो होती है वो देखी थी। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि यदि कोई वस्तु को बनाने में, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में हमने देखा सबसे पहले क्या लगता है इसमें? कच्चा माल लगता है। इसके बाद श्रम लगता है। ठीक है, इसके बाद परिवहन भी होगा। इसके अलावा बिजली बिल और किराया, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अदर लिख लें या अन्य लिखते हैं हम इसको। अब फॉर एग्जांपल कच्चा माल कितने रुपए का लगा इस पेन को बनाने में? 2 रुपए लगा। श्रम जो है पेन बनाने में कितना लग गया? 2 रुपए लगा। परिवहन भी कितना लग गया? 2 रुपए लग गया। अन्य खर्चा भी कितने का है? मान लेते हैं 2 रुपए का। फाइनली ये वस्तु बनी कितने की? 8 रुपए की। कितने की बनी? 8 रुपए। अच्छा, इसके अलावा इसका जो होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस मान के चलिए 14 या 15 रुपए में बिक रही है। कितने में बिक रही है? 14 रुपए में। ठीक है, होलसेल प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, वस्तु के बनने की अलग कॉस्ट होगी और बिकने की अलग कॉस्ट। कभी भी रिटेल प्राइस नहीं लेते हम। किसको लेते हैं?
होलसेल प्राइस, क्योंकि रिटेल प्राइस हर क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तित होता रहता है, लेकिन होलसेल प्राइस जो होता है मोस्टली क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता। इसलिए देखते हैं, अच्छा दुर्गम क्षेत्र में जाओगे तो हो सकता है रिटेल प्राइस क्या हो जाए, उसका बढ़ जाए। दुर्गम क्षेत्र मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे, है ना, कोई आइलैंड में जाएंगे, तो वहां पे आप देखो थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। कारण क्या होता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ गया आपका। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण ऑब्वियसली बात है रिटेल प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा हम किसको लेते हैं यहाँ पर, होलसेल प्राइस को ही लेते हैं। अब होलसेल प्राइस मान के चलते हैं कितना रुपए है, 14 रुपए है। अब वस्तु बनी कितने में, 8 में। यही जो वस्तु बनी कॉस्ट है यह कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट। होलसेल प्राइस में जो बिकी यह प्राइस ही कहलाता है मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। सिंपल। अच्छा अब ये बताइए, जब कोई वस्तु बनती है तो क्या उसमें टैक्स लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता ना, सिंपल है। अब मैंने कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया, इस रूम में भरकर रख ली है, या मैंने अपने गोडाउन में भरकर रख ली वस्तु को, क्या उसमें टैक्स लगेगा। जब मैं उसको सेल करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, तब उसमें मुझे टैक्सेस लगने वाले हैं, जीएसटी लगेगा, उत्पादन कर लगेगा, निगम कर तो लगने ही वाला है, सारे कर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब आगे जाके देखेंगे निगम कर कौन सा होता है। कुछ बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर नगर निगम द्वारा वसूला जाने वाला कर निगम कर कहलाता है ना, नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, यानी कि उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लगता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने हैं सारे बता देंगे वहां पर। तो अपन यहां देखते हैं फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं है, क्यों, उत्पादन प्रक्रिया में वह इन्वॉल्व नहीं होता है। वहीं यदि अपन बात करते हैं कि सब्सिडीज कंपनीज को दी जाती हैं, हाँ या नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए दी जाती है। मान के चलिए गैस सिलेंडर का उत्पादन हो रहा था तो पहले सब्सिडी सीधे सिलेंडर वाली कंपनियों को दी जाती थी, अब आपके अकाउंट में आती है, डायरेक्ट अकाउंट में डेबिट हो रही है कि नहीं, आपके डायरेक्ट क्या होता है अकाउंट में आ जाती है वो, तो वो डीपीटी, ठीक है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करके, डीपीटी सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखें तो ये कौन सी कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, सब्सिडीज इंक्लूड है। अच्छा, इसमें क्या टैक्स इंक्लूड होगा, हाँ बिल्कुल, बेचने के तो टैक्स है लेकिन सब्सिडीज नहीं है, सिंपल है। तो अपन फॉर्मूला इसी से ही निकाला था, कल समझा था हमने कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो हमने बताया था फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस है, तो क्या किया, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड है, माइनस कर दिया और प्लस कर दिया सब्सिडीज। गणित पढ़ी थी बचपन में, है ना, जब भी सारी चीजें इस साइड से इस साइड आएंगी, बराबर के साइड आएंगी, तो वह प्लस वाली माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में हो जाएंगी। सेम टू सेम ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर यहां तक। इसके बाद हमने देखे थे दो प्राइस, देखे थे, एक कौन सा प्राइस है, करेंट प्राइस, और दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट प्राइस। वर्तमान पे जो वस्तु का मूल्य चल रहा है, वर्तमान वस्तु के मूल्य के आधार पर निकाला, जैसे शक्कर मान लीजिए अभी वर्तमान पे 40 रुपए किलो है, तो 40 रुपए किलो के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो कितना आएगा, मतलब कौन सा प्राइस कहलाएगा, करेंट प्राइस। 2011 में शक्कर हो सकता है 15 रुपए किलो रही हो, और 15 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो वो कौन सी कहलाएगी, कांस्टेंट प्राइस। दो चीजें क्लियर हो गई यहां पर, ठीक। हमने कल एग्जांपल लिया था, हाँ, किससे उत्पादित करवाई थी, अच्छा दीदी से, ठीक है। तो बीड़ी उत्पादन किया था कल हमने, देखा था सबसे पहले दो प्रकार से कैलकुलेशन किया था, देखा था 10 बीड़ी का उत्पादन हुआ था, है ना, सीधे पहले कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस लेंगे, 1 रुपए चल रहा था, फिर करंट प्राइस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, हर साल होता जाएगा ना, लेकिन कांस्टेंट प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो एक चीज अपन ने समझ ली थी कि करंट प्राइस पर निकाल रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, एक्चुअल कितना इनकम हुई है, एक्चुअल कितना कमाया है, ठीक है। कांस्टेंट पर निकाली थी, क्या पता चला था, ग्रोथ, कि पिछले साल कितनी ग्रोथ थी और इस साल कितनी ग्रोथ है। कल कितने लोग नहीं थे क्लास में, बधाई हो, आपका छूट गया है। समझ में आ रहा है, पक्का अटेंड कर ली थी, ठीक है, आपको आ रहा है समझ में। कुंचुम कुंचुम, कुंचुम कुंचुम का मतलब होता है बेटा थोड़ा थोड़ा, तमिल शब्द होता है, ठीक है ना। इंदौर में जब पढ़ाता था तो बच्चे इसी बात से फेमस कर दिया था उन्होंने, सर तमिल की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, वहाँ की वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तमिल मैं आपको भी सिखाऊंगा, साउथ जाइएगा एक बार, घूम कर आइएगा, मैं भी गया था, हाँ पूरा साउथ टूर किया मैंने, लेकिन सबसे पहले वहां जाके एक चीज चेक की थी मैंने,
क्या वहां ग्रेविटी है, कम है कि नहीं है? ठीक है, मैंने देखा है साउथ इंडियन मूवीज में। ठीक है, ऐसा लगता है थोड़ा ग्रेविटी कम है। मैंने गया तो फोन उचका कर देखा, प्रॉपर इतना यहीं पे नीचे आ गया था, तो मेरे को लगा नहीं ठीक है। इसके बाद मैंने देखा सरफेस बाउंसी है कि नहीं। मैं देखा साउथ मूवी, भाई साहब ऐसा मारते हैं वो एक टप्पा खाता है वापस होकर के साइड जाता है, सरफेस बाउंसी तो नहीं है। ठीक है, तो तमिल भी सिखाऊंगा आपको, इकोनॉमी के साथ साथ क्या पढ़ेंगे हम, तमिल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। पो मतलब होता है बैठ जाओ, अगली बार बैठने के लिए मैं पो शब्द का प्रयोग करूंगा हाँ, पोई कहते हैं, पोई कहते हैं। ठीक है, चलिए। सापड़ मतलब होता है खाना, सापड़ मतलब खाना होता है। टन्नी मतलब पानी होता है। मैंने थोड़ी थोड़ी सीखा था, बताऊंगा। समझ में आया कि ग्रोथ देखनी है तो ग्रोथ किससे देख रहे थे हम? कांस्टेंट प्राइस से। ठीक है, और यदि हमको एक्चुअल कितना कमाया वो देखना है तो किससे देखा हमने? करंट प्राइस से। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए, इसके अलावा फिर हमने स्टार्ट कर दिया था जीडीपी वगैरह किया था। अब सबसे पहले हमने जीडीपी समझी थी, ठीक। फिर से एक बार देखते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की हम बात कर रहे थे। और सबसे पहले हमने देखा कि इसमें चार चीजों की मुख्यतः बात की थी। पहला है भौगोलिक सीमा। ठीक है, अच्छा, जो ये भौगोलिक सीमा थी, भौगोलिक सीमा में हमने किन किन चीजों को लिया था? तीन चीजों को लिया था। पहले तो ऑब्वियस सी बात है, भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसको ले लिया था। इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र ले लिया था, आर्थिक क्षेत्र ले लिया था। इसके बाद तीसरी चीज कौन सी ली थी हमने? दूतावास या एम्बेसीज। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है वो किस में मानी जाती है? भारत की भौगोलिक सीमा में। इसके बाद दूसरी हमने बात करी थी किसकी? वित्त वर्ष की। वित्त वर्ष कौन सा है अपना? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वस्तु हमेशा कैसी ली जाती है? अंतिम या फाइनल प्रोडक्ट, वस्तु एवं सेवा। हमेशा हम क्या लेते हैं? अंतिम वस्तु और सेवा। क्यों ले रहे हैं बात कर ली थी। अगर बार बार कैलकुलेशन कर लिया, एग्जांपल लिया था गेहूं से आटा बनाया, आटा से क्या बनाया हमने? ब्रेड बनाया। तो मान के चलिए आपका जो गेहूं था वो 10 रुपए का, ब्रेड सॉरी आटा बना तो 15 रुपए का, और ब्रेड बनी तो 20 रुपए की। तीनों कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। दोहरी गणना हो गई। वास्तव में देखा था 20 रुपए में क्या ये जो ब्रेड का अमाउंट है उसमें क्या ये आटे का 15 रुपए अंतर्निहित है, इंक्लूड है उसमें। इसके बाद क्या ये आटे के प्राइस में 10 रुपए जो गेहूं का मूल्य है वो भी अंतर्निहित है। तो फाइनली हम क्या लेते हैं बेटा? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक। अच्छा, ये भी बताया था अंतिम वस्तु हमेशा बदलती रहती है, और मध्यवर्ती वस्तु। हमने बताया टायर बना, कार में लगकर बिका, तो फाइनल वस्तु क्या है यहाँ पर? कार। ओपन मार्केट में यदि टायर बिका तो फाइनल वस्तु क्या है वहां पर? टायर। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अंतिम वस्तु के बाद हमने क्या बोला, किस पे लेते हैं हम हमेशा? मौद्रिक मूल्य लेते हैं, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू। मौद्रिक मूल्य ही क्यों ले रहे हैं? नग में गिन सकते हैं ना, इतनी वस्तु को उत्पादन किया। वास्तव कैलकुलेशन किस पे होगा आपका? मॉनेटरी वैल्यू पर ही होता है, कि कितनी सेवा का उत्पादन किया, कितने आपका कोई फैक्ट्री है उसने कितने अमाउंट का उत्पादन किया, ये सारी चीजें उसी से देखी जाती हैं। बताया था मैंने, कभी भी नग में हम नहीं गिन सकते क्योंकि हर किसी का प्राइस अलग अलग है। बताया था ना, ऊषा का पंखा है ना, गुस्सा हो जाएगी ऊषा अच्छा, मान के चलिए ऊषा का पंखा कितने का आता है? 1000 का आता है। कितने का आया? 1000 का। 10 पंखे का उत्पादन हुआ है, कितना हो गया? 10,000। इसके अलावा ये देखा हमने कि 10 पंखे का उत्पादन बजाज भी कर रहा है, लेकिन बजाज का पंखा कितने का है? 1500 का। कितना हो जाता है यहाँ पर? वास्तव में नग के हिसाब से तो 20 ही उत्पादन हुआ है। मॉनेटरी वैल्यू पर देख रहे हो तब कितना निकल रहा है? 25,000 का। हाँ या नहीं? तो सेम वैल्यू हर किसी की होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए हमेशा किस में निकाला जाता है? मॉनेटरी वैल्यू पर निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब अगली बात करते हैं। हमने जीडीपी निकाली थी, अब जीडीपी से हम निकाले थे क्या? एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या
शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद जब हम निकाल रहे थे उसमें क्या किया था हमने, डीपी को माइनस किया था, डिस्प्ले पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर्स, ठीक है, माइनस किया डिस्प्ले पिक्चर को, नहीं डीपी मतलब कि डेप्रिसिएशन। तो हमने निकाला जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी समझाया था कल, ठीक है, मूल्य में जो प्रत्येक वर्ष वस्तु में कमी आती है। फॉर एग्जांपल दीदी ने एक स्कूटी खरीदी, ठीक है, कौन सी दीदी, एक्टिवा, ठीक है, एक्टिवा खरीदी, मान लीजिए 1,00,000 की आपने एक्टिवा ली है, ठीक है। अब ये जो 1,00,000 की एक्टिवा है आपकी किस वर्ष में ली है, 2020 में ली। इसके बाद जब 2021 में इसका वैल्यूएशन किया जाएगा तो यह 1,00,000 की नहीं होगी, 85,000 के अप्रोक्स होगी। कितनी होगी, 85,000 की। कितने परसेंट की कमी आई मूल्य में, 15% की। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रेट। रेट का या दर कहीं भी लिख कर आ जाए समझ लीजिए परसेंटेज की बात हो रही है। तो हमने जब देखा कितने परसेंट की कमी है, 15% की, और अमाउंट देखा तो अमाउंट कितना है, 15,000। तो 15,000 डेप्रिसिएशन है, 15% क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कहना सर ये कहां देखने मिलेगा हमें? पहले वर्ष यदि आपने अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस कराया था तो उसमें बाइक की, आपकी स्कूटी की वैल्यू क्या ली हुई थी, 1,00,000 रुपए ली हुई थी। दूसरे साल जब आप इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो क्या एज इट इज 1,00,000 की वैल्यू पर दिया जाता है? आपको करवाया होगा ना इंश्योरेंस, तो उसमें हमने क्या देखा, 85,000 ही लेते हैं या कुछ ना कुछ कम वैल्यू लेते हैं, वो परसेंटेज वाइज कम होता है। और ये जो डिप्रिसिएशन रेट है इसकी लिस्ट कौन जारी करता है, गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार कहती है कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन प्रत्येक वस्तु पर किया जाएगा। अब कहना सर यहां पर ही क्यों माइनस कर रहे, डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? हमने याद होगा साधन लागत देखी थी। साधन लागत में प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कि नहीं होती है? तो क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जिस मशीनरीज के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा होगा उस मशीनरीज की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ठीक है। मान लीजिए मैं एक ट्रक चलाता हूं, मेरा नाम सनी देवल है, ठीक है, मैं एक ट्रक चलाता हूं। अब मेरा ट्रक जो है फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का लिया था और साल में मैंने कितना भी सेवा का उत्पादन कर दिया, अब इसी पर ट्रांसपोर्ट के लिए चला रहा हूँ, तो उसमें जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो क्या ऐड किया जाएगा, ट्रक की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। और नेक्स्ट वर्ष जब उसको ट्रक का आप फिर से वैल्यूएशन करोगे तो क्या निकाला जाएगा, उससे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कि मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, 1 साल पूरा हो गया और गाड़ी में डेप्रिसिएशन लग गया। यही होगा कि नहीं होगा? चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगली बात कर लेते हैं। अब जीडीपी से ही अपन ने एक और चीज निकाल ली थी यहां पर, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब दो चीजें हैं, एक घरेलू उत्पाद है और एक राष्ट्रीय उत्पाद। जब घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर की बात हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन करे। जीडीपी की हमने बात की तो कोई नागरिक गैर नागरिक शब्द का प्रयोग किया क्या? नहीं। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे तब यहां पर किसकी बात करने वाले हैं, केवल नागरिकों की बात करेंगे। जिस देश के संदर्भ में हम जीएनपी निकाल रहे हैं उस देश के नागरिकों की यहां पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले यदि हम जीएनपी निकालते हैं तो समझिएगा, अब जीडीपी तो ऑलरेडी है हमारे पास में, है जीडीपी ऑलरेडी, तो जीडीपी से हम विदेशियों को विदेशियों के जो भी उत्पादित किया गया उसको माइनस कर दो। जीडीपी में दो चीजें ऐड है ना, हमने देखा था कल, ए प्लस बी, ये जीडीपी में है। अब ए प्लस बी क्या है, ए क्या है इसमें, जो भी भारतीय व्यक्ति भारत में उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और सेवा का, वो ए है। बी क्या है, जो विदेशी व्यक्ति भारत में उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें से केवल भारतीयों को रखना है तो माइनस किसको कर दिया जाएगा, बी को। तो माइनस कर दिया हमने बी, तो क्या निकल के आ गया, भारत के अंदर ही भारतीयों द्वारा जो उत्पादित किया जा रहा है। अब प्लस कर दें हम एक्स या एम, कुछ भी लिख लो। अब यहां एक्स क्या है, विदेशों में, भारत की बाउंड्रीज के बाहर जो भी भारतीय व्यक्ति यानी कि नागरिक द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है वो क्या हो गया, एक्स। तो हमने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। तो क्या निकल कर आ गया आपका,
जीएनपी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक बार याद रखिएगा, जीडीपी मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया गया, चाहे देसी करे चाहे विदेशी करे, उस पर चर्चा ही नहीं करनी। लेकिन जब हम जीएनपी की यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, तो संपूर्ण विश्व में केवल भारतीयों द्वारा जो भी उत्पादित किया गया है उसे क्या कहा जाएगा? जीएनपी। अब जीएनपी से ही क्या निकालोगे आप? एनएनपी निकाल, एनआई, सॉरी पहले एनएनपी निकालेंगे फिर एनआई निकलेगा। तो क्या निकाला हमने? जीएनपी था हमारे पास, जीएनपी से किसको माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो क्या निकल कर आ गया? एनएनपी। सिंपल है। इससे ही हमने फिर क्या निकाली थी? नेशनल इनकम निकाली थी। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से क्या फैक्टर कॉस्ट निकाल लोगे यहां पर? सिंपल है। अब मैं यदि बोलूं कि जीडीपी में भी आपको फैक्टर कॉस्ट पता है और मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या निकाल सकते हो? सिंपल है ना? हाँ या नहीं? एक बार फिर से बताऊं क्या कैसे? मान लीजिए जीडीपी दिया हुआ है आपके पास में, जीडीपी आपको इन मार्केट प्राइस निकालना है। किस पे निकालना है? मार्केट प्राइस पर निकालना है। आपके पास एक चीज बस है, वो कौन सी है? जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट। तो माइनस क्या करोगे और प्लस क्या करोगे? सब्सिडीज क्या हो जाएंगी इसमें? माइनस। वेरी गुड। और टैक्स क्या हो जाएगा इसमें? प्लस। जस्ट अपोजिट करना हो तब। क्लियर है? अच्छा, अब जीएनपी निकालना है, इन फैक्टर कॉस्ट, तब क्या करोगे? जीएनपी इन मार्केट प्राइस में माइनस क्या कर दोगे? टैक्स। और प्लस क्या कर दोगे? सब्सिडीज। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन कि अच्छा, दूतावास वाली बात क्लियर थी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाली बात क्लियर थी सभी? ठीक है, चलिए अब आगे और देख लेते हैं। अब विधियों पर बात कर लेते हैं एक बार, है ना? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विधि, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ज्यादा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विधि निकालने की नहीं है या है, तो वो अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था मूल्यवर्धन उत्पादन विधि। मूल्य का वर्धन मतलब वैल्यू का एडिशन, कि प्रत्येक चरण में, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हो तो कई चरणों से होकर गुजरना होता है। अच्छा, चरणों से गुजरना होता है केवल किसको? वस्तुओं को। क्या सेवाओं में इतना ज्यादा कुछ चीजें हैं? नहीं है। मैंने बताया था ना, होलसेल प्राइस जो होता है उसमें वही उसका क्या हो जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है। होलसेल प्राइस ही क्या होती है? उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है सर्विसेज में। लेकिन वस्तुओं में क्या होती रहती है? बार बार बदलती रहती है। होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले क्या है? मूल्यवर्धन उत्पादन विधि। ठीक है, वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कहलाती है हमारी? जिसमें आप अंतिम मूल्य ही निकालते हैं। अल्टीमेटली क्या निकालेंगे हम? अंतिम मूल्य। अब वैल्यू एडिशन कैसे किया था वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था भैया? आयरन ओर का उत्पादन करने वाले बंदे ने कितने का वैल्यू एडिशन किया? 100 रुपीज का। जो आयरन प्लेट खरीद रहा है ये वस्तु को बेचेगा कितने में? 1000 में। कितने में वस्तु खरीदी थी इसने? कितने में खरीदी थी? 100 में। तो इनका वैल्यू का एडिशन कितना है? 900 है। सेम कंडीशन यहां भी देख लेते हैं। खरीदा, बेच कितने में रहे हैं? 5000। खरीदा कितने में था? 1000। वैल्यू का एडिशन कितना है? 4000। ठीक। अब कार जो बेच रहे हैं ये 10,000 की बेच रहे हैं, इनने इन्वेस्टमेंट कितना किया? रॉ मटेरियल कितने में लिया? 5,000 में। वैल्यू का एडिशन कितना है? 5,000। जितने भी चरणों में वैल्यू का एडिशन हुआ है इन सबको ऐड कर दो। यहां पर 100 धन 900 कितना हुआ? 1000 धन 4000, 5000 धन 5000 कितना निकला? क्या यह अंतिम वस्तु का मूल्य ही निकला? हाँ या नहीं? तो कान घुमाकर पकड़ा, लेकिन अंतिम मौद्रिक मूल्य ही प्राप्त हुआ। किसी भी विधि से आप प्रयोग करेंगे क्या निकलने वाला है? अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो ये कौन सी विधि बताई सबसे पहले हमने? वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन मेथड। दूसरी कौन सी है आपकी? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड सबकी इनकम देखी जाएगी, देखी जाएगी। तो वास्तव में जो कार बेच रहे हैं उनकी इनकम कितनी है? 10,000 है ना? हाँ या नहीं?
उनकी इनकम कितनी है? 10,000 है। तोड़कर देखना है तब भी वही निकलेगी। इनकी इनकम 100 रुपए, इनकी इनकम कितनी? 900, इनकी इनकम 4,000, इनकी इनकम 5,000। तो वास्तव में इनकम मेथड से भी क्या निकल कर आ गया आपका? 10,000। एक्सपेंडिचर मेथड में भी देख लो, अब कार खरीदने मैं गया, मैंने कार खरीदी, कितने रुपए पे किए? 10,000। तो पे कितना किए? 10,000, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर या व्यय कितना हुआ? 10,000। तो व्यय विधि से भी 10,000 मिला, आय विधि से भी 10,000 मिला, जीवीए मेथड यानी कि आपका जो आपको बताया अभी वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन मेथड, इस पे भी क्या निकल रहा है? 10,000। हाँ या नहीं? तो कान बस घुमाकर पकड़ा है, बात सभी में सेम है, अंतिम मौद्रिक मूल्य आना चाहिए। ठीक, सारी चर्चा इस पर हो चुकी थी। अब क्या चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, उस पर बार बार हर चीजों पर तर्क दिया था, क्यों नहीं होती हैं। सबसे पहले अगर यहां देखते हैं तो पुरानी वस्तुओं की खरीदी बिक्री शामिल नहीं की गई। एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है भैया, आपने कौन सी गाड़ी खरीदी थी? ZMR, ठीक है, तो हमने ZMR कार ली, सॉरी बाइक ली। वास्तव में उस जो बाइक थी उसका प्रोडक्शन कब हुआ था? 2000 में। फॉर एग्जांपल 2 लाख की थी, कितने की थी उस टाइम पे? 2 लाख की। अब उसी बाइक को आपने 2022 में खरीदा है ना, मतलब पुरानी वस्तु खरीद रहे हैं आप OLX के माध्यम से, सेकेंड हैंड। ठीक, सेकेंड हैंड ले रहे हैं, वास्तव में प्रोडक्शन कब हुआ था? उस टाइम पे। अभी मान के चलें आपने 1.5 लाख का खरीदा उसको, कितने खरीदा है? 1.5 लाख का। तो ये कभी भी जीडीपी में या नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोहरी गणना हो जाएगी, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। वास्तव में इसका कैलकुलेशन कब हो गया था? 2020 में। 2022 में फिर से थोड़ा कैलकुलेशन कर दोगे आप, भले भैया का एक्सपेंडिचर है, सामने वाले की इनकम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या है? ये क्या है? पुरानी वस्तु है ना, तो पुरानी वस्तु का पहले ही कैलकुलेशन हो चुका है, दोबारा इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। दूसरा हमने बताया था घर बगीचे वगैरह में जो भी आप उत्पादित करते हैं वो भी कभी ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट में नहीं जाता। मार्केट में जाएगा तो ऑडिट होगा, नहीं जाएगा तो ऑडिट ही नहीं होगा। ठीक। दूसरा हमने देखा था, जैसे अपन अनाज का उत्पादन करते हैं, 5 कुंटल मैंने क्या गेहूं का उत्पादन किया, 1 कुंटल मैंने अपने पास में स्टोर कर लिया, घर में सभी की व्यवस्थाएं होती हैं। मैक्सिमम बच्चे किस कृषक फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो आपने देखा होगा जो भी उत्पादन हुआ उसका कुछ आप अपने घर में रख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि बड़ी बड़ी कोठियों का निर्माण किया जाता है। मिट्टी की कोठियां मैंने पहले देखी हैं, बहुत अच्छा लगता था देख करके। मिट्टी की कोठियां होती हैं, उसमें क्या है, वो उसको प्रिजर्व रखा जाता है। मतलब क्या विधियां थी हमारे यहाँ भी शानदार, और कहा जाता है उसमें खराब भी नहीं होता था। अब तो पता नहीं, आप वो बहुत सारी दवाइयां वगैरह मिला करके आप रख रहे हैं उनको। हाँ, बंडा बोलते थे आपके यहाँ? अरे वाह, हमारे यहाँ कोठी शब्द का प्रयोग किया जाता था, और बड़े बड़े होते थे तो कुठला कह देते थे उसको। मैं एक्चुअली बुंदेलखंड से ही बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो है ना कोठी और कुठला शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो बड़े बड़े होते थे वो, बहुत बड़े मिट्टी के बने होते थे, ठीक है, तो उसमें स्टोर किया जाता था। तो वास्तव में हुआ 5 क्विंटल, हमने मार्केट में कितना बेचा? 4 कुंटल। 1 कुंटल खुद के पास रख लिया, काय के लिए रखा? अगले वर्ष के बीज के लिए, और साथ में साल भर हमको खाना भी तो है, नहीं तो पूरा बेच दिया फिर खुद खरीदते भाग रहे। कहने भैया 5 कुरे दे दो। कुरे जानते हो ना, ग्रामीण क्षेत्र में हो, अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जरूर जानते होंगे, कुरे, बरहैया, चहोली, ये सब यूनिट्स हैं बेटा। जो शहरों से बिलोंग करते हैं वो कह रहे ये का हो रहा, माँ साहब का पढ़ा रहे। हाँ भैया 5 बोरा दे दो। वेरी गुड, तो आप बड़े किसान हो। ठीक, हम लोग छोटे किसान हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये यूनिट्स होती हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में, तो उससे किया जाता है। तो हमने क्या किया, प्रिजर्व कर लिया कुछ अपने पास में, खुद के उपभोग करने के लिए, खुद के खाने के लिए, अगले वर्ष के बीज के लिए। तो मार्केट में कितना पहुंचा? 4 क्विंटल। तो कैलकुलेशन कितने का हुआ? केवल 4 क्विंटल का, 1 क्विंटल का कैलकुलेशन नहीं हो। अच्छा, इसके बाद ही जो घर में गृहिणियां कार्य करती हैं, बताओ सरकार आपका मूल्य ही नहीं समझता, ठीक है, तो उसको भी कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। वास्तव में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आप किसी घर में जाके ट्यूशन पढ़ाने लग गए, ठीक है,
लेकिन क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो? नहीं कर रहे। आप जाते हो 4 बच्चों को बिठालते हो, पढ़ाना शुरू कर देते हो, तो असंगठित टाइप से है, संगठित नहीं है वो, तो वो भी जो है जीडीपी में ऐड या नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? जो घरेलू सेवाएं देते हैं आपके यहाँ पर, जैसे बर्तन धोने का काम करने वाली महिलाएं, और साथ ही यदि आप बात करें खाना बनाने, तो वो भी अपने रिटर्न फाइल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो वो भी कभी भी शामिल नहीं होगा। मोस्टली चीजें ये है कि जिसका लेखा हम दे रहे हैं उसका ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, जैसे अब मैं 2 नंबर की कमाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नहीं लिया मैंने एग्जाम्पल कि बुरा मान जाओगे। अब 2 नंबर की कमाई करते हैं, सुपारी उपारी लेते हैं। ठीक है, गोली वाली धाए धाए वाला। तो अब उससे मैं 2 लाख 4 लाख 1 करोड़ कमाता हूँ, लेकिन मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकता। क्या दूंगा सोर्स? एक को उड़ाने का चार्ज, रेट कार्ड लगा दिया अपन ने। ठीक है, हाथ पैर तोड़ने का इतना चार्ज। ठीक है, तो वो अनाधिकृत जितने भी कार्य हैं, चाहे वो जमाखोरी के कारण हो रहे हो, काला बाजारी के कारण हो रहे हो, तो जो भी अनाधिकृत जो भी इनकम हो रही है आपकी, यानी जो ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। होगी क्या? तो ब्लैक मनी कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं हो पाती, क्योंकि उसका लेखा होता ही नहीं है। हाँ कि नहीं? घर के नीचे खड्डा खोदा जाता है, उसमें गड़ा दी जाती है। फिर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, फिर खड्डा खोदा जाता है और वो पैसा निकाल लिया जाता है। समझ में आया? नौकरी भी जाती है, इज्जत तो गई गई, नौकरी भी चली गई, है ना? सब करना, लोकायुक्त में मत फंसना। ठीक है क्या बेटा? देखो, चोर जब तक चोर नहीं कहलाता जब तक पकड़ा ना जाए। ठीक है, सबको पता है सब खाते हैं। लेकिन जो लोकायुक्त में पकड़ा गया वो चोर। डेफिनेशन हमारे अलग है बेटा। अच्छा, ईमानदारी की डेफिनेशन बहुत शानदार हो गई वर्तमान पर। हाँ, जिसको अवसर नहीं मिला और उसका मूल्य नहीं मिला, वो ईमानदारी की बात करता है। मैं ईमानदार। ठीक है, वास्तव में अवसर भी नहीं मिला और दूसरा उसके हिसाब से मूल्य नहीं मिला। वो चाह रहा था 1 करोड़ में बात फिक्स हो, सामने वाला 1 लाख दे रहा था, कहता नहीं यार बात जमेगी नहीं। तो वास्तव में क्या है, जिसको इतना मूल्य नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, वो ईमानदार, वो बात में भी बड़ी बड़ी। ठीक है, भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा वही देता है। ठीक, चलिए, तो समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं। दूसरा, हम अगर जाते हैं आय विधि पर, तो क्या पेंशन कोई प्रकार की इनकम है? नहीं है। बेरोजगारी भत्ता, क्या सर मेरी इनकम है? कौन है यहाँ पर? इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये कभी इनकम है क्या? नहीं है। इसके अलावा लॉटरी वगैरह, सट्टा, कोई सर्विस का प्रोडक्शन किया तुमने क्या? हाँ है नहीं? अच्छा बेटा, ये लॉटरी सट्टा जो है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कसिनो वगैरह, केबीसी, वो गांव मोहल्ले में लेकर के बैठ जाते, वो वाली की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कहना सर हम तो उसमें बहुत कमाया है। हमारे गांव में होता था सर। तो अच्छा, टैक्स भी लगता है, आपको पता है? सट्टेबाजी पर कर राज्य सरकार को मिलता था, अब जीएसटी हो गया है। पता है आपको? सट्टेबाजी पर कर था पहले, जिस पर अब क्या लग गया, उस पर जीएसटी आ गया है वर्तमान पे। तो पहले वो राज्य सरकार के पास जाया करता था सट्टेबाजी पर कर। तो बेटा उस पे ना वो ताश खेलने वाले होते हैं उन पर नहीं, वो वास्तव में कसिनो वगैरह जो होते हैं ना आपके। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो शायद अधिकृत नहीं हुआ, शायद मे बी हो गया है वो। अच्छा। ठीक है, तो ये सारे जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? सट्टेबाजी पर कर कहलाता है वो। क्लियर है? चलिए, अगली बात कर लेते हैं किस पे? व्यय विधि। व्यय विधि में कौन सा? पुरानी वस्तुओं की खरीदी बिक्री इसमें भी शामिल नहीं है, और शेयर बाजार में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी आपका इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए, अब अगली बात कर लेते हैं। जीडीपी जीएनपी सारा हो गया हमारा। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम पर कैपिटा इनकम। नहीं, वो सब शेयर मार्केट में आ जाता है, सब किस में आ जाता है आपका? शेयर मार्केट में आता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यदि बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय निकालनी है हमको, तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कब की ली जाती है? याद रखिएगा, मध्यवर्ती वर्ष 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या माना जाता है? मध्यवर्ती वर्ष। तो 1 जुलाई तक जितनी भी पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, उसको क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। तो उससे क्या निकल कर आता है हमारा? पर कैपिटा इनकम।
कल इस पे भी चर्चा की थी कि पर कैपिटा इनकम को हम कैसे पीपीपी मॉडल पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और अन्य देशों से तुलना करते हैं कि नहीं करते? तो उसमें सबसे पीछे क्यों हैं हम? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट। जीडीपी में देखा जाए तो हम किस नंबर पर हैं? थर्ड नंबर पर हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, हम तो बांग्लादेश भी आ गए हमसे। ठीक, तो देखा जाए पर कैपिटा इनकम कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉपुलेशन। वास्तव में जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होना चाहिए, उस हिसाब से कम एज कंपेयर टू हमने। अच्छा, आगे जाके एक और चीज देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि का सबसे बढ़िया सूचक जो माना जाता है वो पर कैपिटा इनकम ही मानी जाती है। क्यों मान रहे हो? बात वही है ना, जितने आपके पास मानव पूंजी है, हम सब क्या माने जाते हैं? मानव पूंजी। जितनी मानव पूंजी है उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन नहीं है। वास्तव में यह देखा जाता है, जितनी मानव पूंजी उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तब क्या माना जाएगा? उच्च। आपकी पर कैपिटा इनकम जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आप क्या माने जाएंगे? समृद्ध माने जाएंगे। अच्छा, समृद्धि और विकास दोनों अंतर अलग अलग चीज है, पता है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना? एक बार समझा देता हूं यहां पर। अब यदि अपन बात करते हैं, मैं कुछ चीजों को पहले सिंपल बताता हूं, फिर थोड़ा लैंग्वेज पे पहुंचता हूं वो वाली, कि होता नहीं ना, पहले बोल दूंगा कि गुणात्मक और आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों शब्दों का प्रयोग पल ही नहीं पड़ा, कब बता दिया सर ने। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो उस पर अभी पहले अपन शुद्ध भाषा में समझ लो, देसी भाषा पे। इसके बाद अपन जब उस पर जाएंगे ना बुकिश लैंग्वेज में, तो आसानी से समझ में आता है। इकोनॉमी का बेसिक रूल यही है, लिखना हमको किस पर है? आपके बुकिश लैंग्वेज पर लिखना है, लेकिन समझना किस पर है? देसी भाषा में समझ लोगे तो आसानी से डेफिनेशन बना पाओगे। अच्छा, जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो समृद्धि का अर्थ क्या होता है? पैसा। ओनली पैसे की बात हो रही है सिर्फ। अब मैं बोलूं कि भैया जो है बहुत समृद्ध हैं, क्या नाम भैया आपका? आपका ही क्यों मुड़ रहे हो? आदित्य। मैंने बोला आप बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, ठीक है। बोले कि इनके यहाँ जो है ना नोटों की छल्ली लगी हुई है। छल्ली समझते हो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा तो है। अच्छा, वो पैसा कहां से होगा? ये सही था। नहीं बेटा, इनकम अच्छी होगी भैया की, ऑब्वियस सी बात है। भैया बिजनेसमैन होंगे, भैया की इनकम जो होगी वो अच्छी। अगर काला धन होता तो गड़ा होता, छल्ली नहीं लगती। ठीक है, तो वास्तव क्या है? आपके पास में पैसा है। अब पैसे के लिए सबसे पहले आपकी इनकम देखी जाएगी। ऐसे जब हम देश की बात करेंगे तो देश की समृद्धि देखने के लिए हम तीन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका? पर कैपिटा इनकम। दूसरा आएगा आपका जीडीपी, नेशनल इनकम। तीन चीजों को देखेंगे यहां पर। तो यहां पर सिर्फ कमाने की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है और किसी बात पे नहीं हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी? समृद्धि या ग्रोथ। लेकिन जब हम आर्थिक चर के साथ गैर आर्थिक चर भी देखेंगे, ये चीजें तो होंगी ही होंगी, ये चीजें होंगी ही। इनके साथ साथ क्या होने लगेगा? शिक्षा बहुत अच्छी, शिक्षा कैसी हो? अच्छी हो। स्वास्थ्य कैसा हो? आधारभूत ढांचा कैसा हो? इसके अलावा और क्या आ जाता है आपका? जीवन प्रत्याशा कैसी हो? अच्छी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, भैया ने पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन इनको इलाज करवाना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, कहना तबीयत खराब हो रही, चलो चलते हैं मेडिकल में इलाज कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए शिक्षा, कहना बच्चे अरे क्यों डालना कॉन्वेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल है ना। खाना 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 है, एक काम करते हैं, हाँ, हाँ, बच्चों को खाना खिलाना कहाँ भेजो? आंगनवाड़ी में। पैसा तो है, लेकिन ये अपने परिवार का ग्रोथ, वास्तव में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो समृद्धि तो है, लेकिन जब ग्रोथ कैलकुलेट कब की जाएगी? पैसा कमाने के साथ साथ ये क्या करे? अब माता पिता का प्रत्येक वर्ष जो है हेल्थ चेकअप हो, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज होगा, प्रत्येक वर्ष हर किसी का फुल बॉडी चेकअप कराते होंगे, बच्चे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में से निकलवा कर कहाँ पढ़वा रहे होंगे? ये अच्छे स्कूलों में पढ़वा रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कॉन्वेंट में अच्छे होते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम लोग उसको अन्यथा ले जाओ, सर सिर्फ कॉन्वेंट अच्छे होते हैं क्या? मतलब ये नहीं, अच्छी जगह पढ़ा रहे हो उनको, ठीक है। अच्छा, भोजन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है आपका, ऑर्गेनिक,
अच्छा, भोजन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहेंगी तो जीवन प्रत्याशा ऑटोमेटिक अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपके परिवार की बात कर रहे हैं अभी केवल हम। अब यही सारी सुविधाएं किसके लिए चाहिए हमें? देश के लिए। देश की शिक्षा कैसी हो? अच्छी हो। देश का आधारभूत ढांचा कैसा हो? अच्छा हो। घर भी पता क्या किया आपने? अच्छा बनवा लिया, ठीक है। तो पैसा होने के साथ साथ खर्च करना भी आना चाहिए, किसके लिए? अपने ग्रोथ के लिए। अब पैसा तो कमा लिया आपने, नो डाउट, अब बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी? एक टाइम पे समाप्त हो जाएगी, या इस संपत्ति का होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है बेटा, कि इन चीजों पर भी विकास करना चाहिए इनकम के साथ साथ। इसलिए आपने देखोगे जब भी हम कहीं पर भी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात होती है, ना कि ग्रोथ की बात होती है। तो ग्रोथ में केवल पैसा कमाना हो गया, डेवलपमेंट में पैसा तो कमा ही रहे हैं, और इसी बात है डेवलपमेंट के अंदर समृद्धि तो अंतर्निहित है, मतलब पैसा तो कमाना ही है, तभी तो खर्च करोगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है लोन ले लेके करते जाओगे, है ना। तो वास्तव में इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम के साथ साथ ये भी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए हम डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि ग्रोथ पर। हमेशा देखा होगा डेवलपमेंट, फलाना डेवलपमेंट के लिए, इस चीज के डेवलपमेंट के लिए सरकार समय समय पर क्या लाती है? योजनाएं लाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। जल है, हाँ। अभी किसने बताया था जल ही जीवन है? कौन था? अच्छा, वो बता दिया, पता ही नहीं था। लिख लो, यूपीएससी में आएगा। चलिए। तो हमने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। जब भी हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला सूचक क्या देखा जाता है? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कब की होनी चाहिए? 1 जुलाई, मतलब मध्यवर्ती वर्ष की ली जाती है, ठीक। तो अब हरित राष्ट्रीय आय निकालनी है हमको। मोस्टली ये मेंस में आता है, 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है, लेकिन तो भी अपने यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं चीजों को। अब हरित राष्ट्रीय आय की यदि हम बात करते हैं, तो जो हमारी नेशनल इनकम निकली है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम क्या ही है? प्रोडक्शन ही है ना। नेशनल इनकम में हमने क्या देखा कि किसी भी देश के सिटीजन्स द्वारा टोटल जो प्रोडक्शन किया गया, ये बोल सकते हैं नेट प्रोडक्शन किया है, क्योंकि मूल्यह्रास उसमें से माइनस कर दिया। तो किसी भी देश की जनता के द्वारा या नागरिकों के द्वारा, उस नागरिकों के द्वारा एक वित्त वर्ष के आधार अंदर जो भी नेट प्रोडक्शन किया गया है, वो नेशनल इनकम है। अब ये प्रोडक्शन करने में ऑब्वियस सी बात है हमने कुछ प्रकृति को क्षति पहुंचाई होगी, कुछ एयर पोल्यूशन किया होगा, ठीक है, कुछ हमने वाटर पोल्यूशन किया होगा, साउंड पोल्यूशन भी किया होगा, तो बहुत सारे पोल्यूशन हमने कर दिए। तो ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने जो प्रकृति को क्षति पहुंचाई, उसकी एक एवरेज एंड मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, और उस मॉनेटरी वैल्यू को क्या किया जाता है? नेशनल इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। तो क्या निकल कर आता है हमारा? ग्रीन नेशनल इनकम, यानी कि हरित राष्ट्रीय आय। सिंपल, समझ में आया? नेशनल इनकम हमने जैसे निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन ही निकाला है, तो अब इस प्रोडक्शन में की प्रक्रिया में हमने प्रकृति को क्षति तो पहुंचाई होगी ना। अब मान लेते हैं जबलपुर से लेके कटनी के मध्य एक रोड बनाई जाती है। अब रोड बनाने के लिए प्रोडक्शन तो यहाँ भी हो रहा है ना, तो अब जो प्रोडक्शन किया हमने, उसमें क्या हुआ? पेड़ काट दिए हमने बहुत सारे। अब जो पेड़ काटे, उसको लगाने में या उसको वापस से क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ मॉनेटरी वैल्यू उसकी निकाल दी हमने, उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो क्या निकल कर आ गया? ये एक्चुअल हो सकता है क्या? ये सब क्या है? अनुमानित है। अनुमानित हमने निकाला कि कितना हम प्रकृति को क्षति पहुंचा चुके हैं अभी तक, उसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी हो सकती है, या मौद्रिक मूल्य उसका ये हो सकता है, और उस मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है हमें? ग्रीन नेशनल इनकम, हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पर कैपिटा इनकम, देख ली हमने। अगली टर्मिनोलॉजी आपकी कौन सी? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। जब हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की यहां पर बात करेंगे, तो याद रखिएगा जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकाली हमने, 2 कीमतें हैं, कौन कौन सी? वेरी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट प्राइस पर हमने निकाली नेशनल इनकम,
उसमें से डिवाइड कर देंगे हम पॉपुलेशन, तो क्या निकल कर आ जाएगा, वास्तविक या रियल पर कैपिटा इनकम। बस सिंपल है। अगली बात कर लेते हैं आपका निजी आय, यानी कि प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम मतलब प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट लोगों के द्वारा जितना भी उत्पादित किया गया है साल भर में, है ना। तो अब जीडीपी, हमारे पास एक चीज है एनआई, मतलब कि बोल सकते हैं एनएनपी। एनएनपी से हम माइनस करते हैं गवर्नमेंट की इनकम को। कौन सी इनकम को, गवर्नमेंट की इनकम। तो क्या बचा, केवल निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने जो भी प्रोडक्शन किया है, किसको माइनस कर दिया, गवर्नमेंट को माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया, प्राइवेट सेक्टर का। अब जो प्राइवेट सेक्टर का निकला उसमें ऐड कर देते हैं घरेलू क्षेत्र में सरकार ने जो भी मतलब भुगतान किया है, वास्तव में पैसा आया है लोगों के पास। जो छात्रवृत्ति हमने वहां कैलकुलेट नेशनल इनकम में नहीं की थी, जो वहां पर हमने पेंशन कैलकुलेट नहीं की थी, वहां पर जो हमने क्या, एक और आपका बेरोजगारी भत्ता वगैरह, ठीक है, हाँ, लॉटरी नहीं आएगा इसमें सरकार के द्वारा दी बात कर रहे हैं ना हम, तो लॉटरी सरकार देती है, हाँ, सब्सिडीज वगैरह, ये सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी, इसमें ऐड कर दी जाएंगी। इसके अलावा शेष विश्व से भारत को जो आर्थिक सहायता मिली है, जैसे हमारी बहुत सारी एनजीओज होती हैं, उन एनजीओज को क्या होता है, अलग अलग देशों से बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारी यूएई से भी बहुत से पैसा हमारी कुछ एनजीओज को आता है, तो वो आर्थिक सहायता भी क्या कर दी जाएगी, जोड़ करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निजी आय या प्राइवेट इनकम प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। अगली टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं, ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहे, चलेगा इतना। अगला है आपका निजी आय होगी, फिर आते हैं अपन व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। अब एक चीज है हमारे पास राष्ट्रीय आय। अब ये बताइए, जो आपके पास व्यक्ति ने कमाया है, जो भी व्यक्ति कमा रहा है, उसको क्या वह एक प्रकार से व्यक्तिगत इनकम तब मानी जाएगी जब उससे वो प्रत्यक्ष करों को माइनस कर देगा, हाँ या नहीं, उतनी बचेगी ना उसके पास में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति, मतलब कि आपका वेल्थ टैक्स, हाँ, कौन सा पे लगता है, संपत्ति कर की बात कर रहे हैं अब, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना, ये सारे टैक्सेस को क्या किया जाएगा, माइनस कर देंगे हम। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के लिए ऑब्वियसली बात, जितनी भी आपने प्राइवेट कंपनीज देखी होंगी, इनको एक टारगेट होता है कि जितना भी आप कमा रहे हैं इसमें पब्लिक वेलफेयर के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। करती है कि नहीं करती कंपनियां, हाँ, वेरी गुड। तो उसको क्या किया जाएगा, यहां पर माइनस कर दिया जाएगा। साथ ही जो गवर्नमेंट ने भुगतान हस्तांतरण किया था, ट्रांसफर पेमेंट था, वही आपकी सब्सिडीज, वही आपकी पेंशन, वही आपके क्या स्कॉलरशिप, वही आपका बेरोजगारी भत्ता, वो सब क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, नींद आ रही है भैया, पक्का नहीं, सर बहुत अच्छी लोरी सुना रहे हो शानदार क्या सर, मेरे को जब भी नींद आती है रात में, नहीं आती रात में, मैं आपका वीडियो चालू करके बैठ जाता हूँ, मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ सर, और जो नींद आती है हाँ यार, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, पक्का ट्राई वाई तो नहीं किया कभी ठीक आज करोगे, वाह शक्तिमान। तो राष्ट्रीय आय में से हमने क्या निकाल दिया, पहले तो आपका निगम कर, सामाजिक कार्य के लिए जो भी इन्होंने क्या किया है, भुगतान किया है, इसके अलावा जो भी आपने हस्तांतरण किया है, जो सब वो गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया एक प्रकार से, वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो निकल गई व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय निकल चुकी है, अब उसमें से भी क्या निकालनी है, व्यय योग्य आय। आदमी क्या कर सकता है, जितना व्यय कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो खर्च करने के लिए माइनस कर दो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस करके क्या मिल गया अपन को, जैसे मान लीजिए 5 लाख कमाया मैंने, 5 लाख में से 5 लाख मुझे 50,000 मुझे क्या देना है, टैक्स देना है, संपत्ति कर मिला करके आपके बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उनको माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 4.5 लाख, तो मैं खर्च कितना कर सकता हूँ, केवल 4.5 लाख, इसको क्या कहा जाता है, व्यय योग्य आय। क्लियर है, बस चलिए लिख लेंगे इसको अपन, लास्ट टॉपिक था ये वाला, इसके बाद हमारा सेकेंड सेगमेंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो घर में लिखेंगे या घर में लिख लेंगे आप, अरे कितने अच्छे बच्चे हो, ठीक है।